अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, लेकिन वो मौजू माजी का बहुत ही बर्निंग इशू रहा है, लेकिन चंद सालों से वो इशू मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आवाम की नज़रों से ओझल है। लेकिन उस इशू से वाबस्ता 25,000 ख़ानदान मुआशी बदहाली, फाकाकशी और इक्तसादी बर्बादी का सबब बन गए हैं। उस इशू को सर्द खाने में डालने की वजह से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील की। पाकिस्तान स्टील जो पाकिस्तान का फ़ख्र हुआ करता था, पाकिस्तान स्टील जो सनअतों की माँ थी, पाकिस्तान स्टील जो 33% सनअती जो लोहा है उस को प्रोड्यूस करती थी। पाकिस्तान स्टील जो एक वक्त में 33,000 मुलाजमीन को बराह रास्त मुलाजमत में अपने दामन में समेटा और 3 लाख लोगों को इनडायरेक्ट वे में अपने मुआशी हालात को बेहतर बनने का ज़रिया बना। और सब्सिडीज़ जो थी और जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, उसकी तो मैं इस वक्त अगर गिनना शुरू करूं तो यकीन करें कि ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगा। आते हैं मौजू की तरफ, लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तान स्टील के बारे में, वो हक़ाइक़ जो पाकिस्तान स्टील के 90% पाकिस्तान स्टील के वेबसाइट से लिए गए हैं, कहीं और से नहीं लिए गए, उस पर बात करते हैं। ये सबसे पहले बताऊं कि ये गिफ्ट था बहुत ही नॉमिनल पैसों पे। सोवियत यूनियन, जो साबिक सोवियत यूनियन था, वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मेहनत कशों को, और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान किसी तरीके से सनअती तौर पे मजबूत मईशत बने, और जो पाकिस्तान बनने के फौरी बाद अमेरिका के मुआशी और सियासी असर में पाकिस्तान चला गया है, उससे निकले और एक आज़ादाना किरदार अदा करे। सेंटो जो कि इलाके में बहुत जो खौफनाक किस्म के दिफाई मुआहदे थे, और जिसकी वजह पाकिस्तान की अपनी जो मईशत पे अमरीकी जो साम्राज्य है उसका जो गलबा था या इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से सब कुछ करने पड़ रहे थे। तो सोवियत यूनियन की यह कोशिश थी कि किसी तरीके से इस जो चुंगल से पाकिस्तान को निकाला जाए और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क के तौर पे इस रीजन में अपने पांव जमाए। अब ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सफारतखारी थी, जिसने मतलब जो है वो सोवियत यूनियन को आमादा किया कि वो हेवी जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लगाए। इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी स्टील एंड आयरन की प्रोडक्शन की, वो 11.5 लाख टन थी। गो कि उस वक्त भी पाकिस्तान स्टील सिर्फ 33% ऑफ द टोटल जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है पाकिस्तान को लोहे और फौलाद की, उतना ही प्रोड्यूस करती थी। लेकिन उसके अंदर एक्सपेंशन का डिज़ाइन मौजूद था, स्पेस मौजूद था, और ये मंसूबा मौजूद था कि कुछ अरसे बाद इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। और एट वंस इसलिए नहीं किया गया कि
सोवियत यूनियन की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान के टेक्नीशियन, पाकिस्तान के डिज़ाइनर इस काबिल बन जाएं कि किसी बैरूनी शराकतदारी के बगैर खुद जो है इस काबिल बने कि वो उसको तौसी दे सकें। ये 1970 में मंसूबा बना, यानी कि उसकी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी। इस पे जनाब 1,29 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि इसके बनने से जो लोहे की सनत जो थी वो कितनी बूस्ट हुई होगी, रेती, बजरी और स्टोन का कारोबार कितना बढ़ा होगा, ये आप सिर्फ इस वक्त तस्वुर कर सकते हैं इस एदाद व शुमार को देख के। और इस जो 1.29 मिलियन क्यूबिक मीटर की जो कंक्रीट का जो इस्तेमाल है उसने रोज़गार कितना पैदा किया होगा। अभी पाकिस्तान स्टील बना ही नहीं है, इसके असरात आना शुरू हुए। उसके बाद 3,33,000 टन हेवी मशीनरी जो सोवियत यूनियन से आया वो इस्तेमाल हुआ। अब इस पे पोर्ट और शिपिंग को कितना फ़ायदा हुआ होगा, पोर्ट कासिम को कितना फ़ायदा हुआ होगा, कराची पोर्ट ट्रस्ट को कितना फ़ायदा हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट जिसने शिफ्ट किया है पाकिस्तान स्टील की तरफ उसको कितना बूस्ट मिला होगा, उसको भी सिर्फ आप इस वक्त तस्वुर कर सकते हैं। और कितना रोज़गार जनरेट हुआ होगा सिर्फ अभी पाकिस्तान स्टील चला ही नहीं है, अभी बना ही नहीं है, बन रहा है। तो ये फ़वाइद जो है ना वो आपको मैं गिनवा रहा हूँ। उसके बाद जनाब ये जो है जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट थी वो थी जो है यूँ समझ लें कि जो है कोई 24 मिलियन रुपीस। अब आप उसको आज के हिसाब से आप अंदाज़ा करें तो ये इसकी जो है सूरत हाल है। अब अगली बात करता हूँ मैं आपसे कि जनाब ये जो है वो सिर्फ स्टील मिल, आपने सुना होगा स्टील मिल के चलने के वक्त इसके 33 मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल होते थे। उनमें से चंद मैं आपको बता सकता हूँ जो शायद आपको जहन में नहीं होगा कि यार ये जो है वो आयरन एंड स्टील जो प्लांट है उसमें इन मसनूआत का क्या काम है। मेरे भाई, इन मसनूआत का काम था और इसने पाकिस्तान की इकानमी को बहुत ज़्यादा बेहतर किया। अमोनियम सल्फेट आप सोच सकते हैं, कोल्टार आप सोच सकते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ऑक्सीजन, 55 मेगावाट के 2 बिजली घर, ज़राअत, फ्रूट्स और पानी। 110 मिलियन गैलन वाटर रिजर्वायर था पाकिस्तान स्टील का। उसके अलावा 3 मुख्तलिफ साइट्स पे मकली, आपका झंपीर और बलूचिस्तान के मन के इलाके में 3 बड़े जो है कानों के लीजेस थे। उधर से डोलोमाइट, आयरन ओर और लाइम स्टोन लाया जाता था पाकिस्तान स्टील में और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान स्टील की है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट को देखा जाए तो इसने तो अपने तामीर के चंद सालों में ही अपनी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है ना वो मुकम्मल कर ली थी। पाकिस्तान स्टील को अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ज़रिए जेन्युइन जो ट्रेड यूनियन लीडरशिप है, मैं ट्रेड यूनियन अशराफिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके इश्तराक और ताउन से मिलकर चलाते तो ये पाकिस्तान स्टील
पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बुनियादी रोल अदा करता, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। अब 8,000 से ऊपर जो एकड़ हैं उसमें सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्टेट है जहां पे फ्लैट्स, विलास, बंगलोस बने हुए हैं। और वो गुज़श्ता, यानी आप यूँ समझ लें कि अगर आप 80 से लेकर यानी 43 ईयर से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उन पे खर्च कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा जो है ऐसे मतलब तकरीबन 80% से ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो जो ना एज बिल्ट टेक्नोलॉजी है, जो रशियन टेक्नोलॉजी है, जो एक दफ़ा तामीर होने के बाद उस पर मेंटेनेंस के अखराजात न होने के बराबर होते हैं। लिहाजा वो गुज़श्ता 35 साल से वो पूरे का पूरा जो स्टेट रेजिडेंशियल जो इलाका है वो प्रॉफिट में चल रहा है। उस पर कोई अखराजात नहीं आ रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए बड़ी मामूली से अखराजात आ रहे हैं। उसके अलावा 18,000 से ऊपर एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लांट है। और वो प्लांट कोई एक प्लांट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कई प्लांटों का एक मजमुआ है। उस मजमुए के छत के नीचे लोग काम करते थे, वर्कर्स। और एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें एक वक्त में मेट्रोलॉजी के अंदर BE, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा, मेट्रोलॉजी के अंदर डिप्लोमा और कई 2 साल के वोकेशनल कोर्स, 6 महीने के जो है वो शॉर्ट कोर्सेज और रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते थे। वो एक शानदार बिल्डिंग है जो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, जो सोवियत यूनियन जो है, साबिक जो सोवियत यूनियन है उसका गिफ्ट है पाकिस्तान के अवाम के लिए। हकायक तो नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ पे। और जब पाकिस्तान स्टील को जान के खसारे में डाला गया और जान के जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो 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 एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए पाकिस्तान स्टील के बजाय स्टील मिल जो है ना वो स्टील इंपोर्ट किया गया और जान के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, तो एक मुकाबले की सूरत में पाकिस्तान स्टील पीछे रह गया। जबकि ये कोई सनत ऐसी सनत नहीं थी कि इसके लिए कोई मुकाबलेबाजी की जाए। ये सनत तो सनतों की माँ थी। इसका जो स्टेटस था वो क्या था? वो स्टेटस ये था कि वो कई और सनतों का जन्म भूमि था और उसको इस एंगल से देखा जाता बजाय कमर्शियल जो एंगल से देखने के। इसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखा जाता, लेकिन इसके नतीजे में टोयोटा कंपनी बनी, इसके नतीजे में एशिया स्टील बनी, इसके नतीजे में तरह की स्टील बनी, इसके नतीजे में जो है वो कई और सब्सिडरीज और कई और यूनिट्स लगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है और एम्प्लॉयमेंट पे एक किरदार था। तो अगर ये इसके बच्चे हैं तो माँ को थोड़ी देखा जाता है, और दुनिया में कहीं भी अच्छे मुल्कों में नहीं देखा जाता कि भाई ये जो बुनियादी सनत जो माँ है सनतों की उसको कमर्शियली देखा जाए। उसके बावजूद पाकिस्तान स्टील अपने सारे के सारे जो अखराजात थे, अपने कंस्ट्रक्शन कास्ट लेके सारी चीज़ें वो निकाल चुकी थी। और पाकिस्तान के जो टैक्स के अंदर जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो टैक्सेस की सूरत में जमा कराए उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है इसको 22 अरब रुपए में बेचने की एक साजिश की। इधर तो हुकूमतें आती हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि कोई इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, कोई चीज़ें ठीक की जाए, कोई चीज़ों की तामीर की जाए, बल्कि करते क्या है, ये तो कमीशन और किक बैक्स वाले हैं। इनका एजेंडे में किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करने का मकसद ये नहीं है कि वो उससे कोई बेहतर नतायज हासिल करना चाहते हैं मुल्क के फ़ायदे के लिए। वो कमीशन और किक बैक्स का जो है एक होता है।
अब इसको जो 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 पाकिस्तान स्टील का खुद वेबसाइट बता रहा है, वो ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 2008 में, उसने प्राइवेटाइज करने का फैसला वापस लिया। और वो फैसला वापस इसलिए लिया कि वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान स्टील को अपने पाँव पे खड़ा करके, उसने चाइना से भी बात की, रशिया से भी बात की, जो कि सोवियत यूनियन के बाद नए शक्ल वाला रशिया है, उससे बात की और एक चीज़ आगे बढ़ाई। लेकिन इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के जो आम दुश्मन स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने हर वक्त उसके राह में रुकावट की और उसके नतीजे में जो है ना वो चीज़ें मैच्योर इस तरह से नहीं हो सकी। और दूसरे तो मतलब एक मुकम्मल मेहनत कशों पे अटैक करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे मुशर्रफ की हुकूमत हो, चाहे कोई और हुकूमत हो। लेकिन आपने ये उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, कोई उससे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उसका हक है। लेकिन जब न्यू लिबरल इकानमी में पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सारे आलमी जो मुआशी जो रुझानात हैं और पॉलिसीज़ हैं उनसे ख़ुद को एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर बाहर निकाल ले, ये मुमकिन नहीं था गिवन सर्कमस्टेंसेस में। तो उन्होंने उसके बावजूद एक वर्कर्स की तरफ अपने पॉलिसीज़ को ओरिएंटेट किया। उन्होंने कहा जी 12% हम देंगे एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को शेयर्स। ज़ाहिर है कुछ गवर्नमेंट भी रखती, तो एक महदूद सा शेयर जो है ना वो होता प्राइवेट सेक्टर में। अब ये एक जो है ना, कुछ लोग इसको नज़रियाती मसला बनाएंगे, कुछ लोग इसको कोई और टेक्निकल इशू बनाएंगे। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ कि एक हुकूमत की ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो इसको किसी न किसी तरीके से कुछ और लोगों को बीच में शामिल करके चलाया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि बताया जाता है, पहले भी बताया गया कि जनाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया और कहा कि जी ये जो है वो इसको ना बेचा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखते, और कुछ जो पाकिस्तानी स्टील के अंदर ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसको ना बेचा जाए, उन्होंने बोला इस कम कीमत पे क्यों बेचा जाता है। हमारा और पाकिस्तान स्टील के मेहनत कशों का, पाकिस्तान के अवाम का तो मुतालबा ये है कि इसको बेचा ही नहीं जाए। तो थोड़ा सा अदालती फैसलों को एहतराम के साथ और साथ में जो है वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है या जो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो आवाम को बताए जाएं। और जो लोग ये कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अदालतें आमतौर पे जो हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उस पर अमूमी तौर पे मुदाखलत नहीं करती। वो कहते हैं ये एग्जेक्टिव का और ये पार्लियामेंट का काम है या हुकूमत का काम है। आमतौर पर ये ऑब्जर्वेशंस भी आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में। तो 33 जो प्रोडक्ट्स एक वक्त में प्रोड्यूस करने वाला जो बाय प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स है वो आज बंद पड़ा हुआ है और उसको बेचने की तैयारियां हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ और मेरा क्लियर व्यू है कि इसको बेचा क्यों जा रहा है, कुछ चलाने के लिए नहीं बेचा जा रहा है। इस 18,000 से ऊपर ज़मीन पे नज़र है। एक तरफ पोर्ट कासिम है, दूसरी तरफ जो है नेशनल हाईवे है, तीसरी तरफ जो है वो कराची शहर है, चौथी तरफ से जो है वो मुख्तलिफ जो विंड एनर्जीज़ के जो है ना धाबेजी में और उसमें जो है ना वो प्लांट्स लगे हुए हैं और इंडस्ट्रियल जोन है, टेक्सटाइल सिटी है और बहुत सारा। अब इस बीच में एक ज़मीन चाहिए जिसको हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, जिसको कुछ और बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान स्टील के इस ज़मीन को बेचा जाए और पाकिस्तान स्टील के उसको बेचा जाए तो उसकी जो
ओवरऑल जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है इतनी है कि 2 से ज़्यादा स्टील मिलें बन सकती हैं इस कैपेसिटी की, और जदीद स्टील मिलें बन सकती हैं। न सिर्फ ये जो लोग मौजूद हैं वो काम करेंगे, बल्कि जो रिटायर हो गए हैं, जो इंतकाल कर गए हैं, जो बेचारे अभी तक जो है कसमपुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुआशी बदहाली की वजह से, तो वो सब के सब को एक रोज़गार का नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन इस तरफ कौन सोचे और क्यों सोचे? कोई भी हुक्मरान आता है क्या करता है, ये चलते स्टील मिल को आके तो इमरान खान ने बंद किया, और ये उमर असद खान जो है आके तो यहाँ पे बड़ी तकरीरें करके चले गए थे कि जनाब हम तो हर सूरत में हर कीमत पे जो है इसको चलाएंगे। 3.5 साल तो नहीं चलाया। तो जो भी हुक्मरान आता है उसका जो मैंने बताया कि पहला जो है काम कुछ और होता है, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान स्टील को चलना चाहिए। पाकिस्तान स्टील एक बहुत ही अहम इदारा है, और ये जो भी ज़्यादती करेगा वो पाकिस्तान के साथ कोई इंसाफ नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई इंसाफ नहीं करेगा, पाकिस्तान के मेहनतकश और स्टील मिल के मेहनतकशों के साथ इंसाफ नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना, अगले किसी व्लॉग में किसी नए अदारे पर बात करेंगे, क्योंकि ये अब ज़रूरी हो गया है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।